आज पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर पूरी तरह से टिकी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच मेक या ब्रेक शांति वार्ता शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या इस्लामाबाद युद्ध को स्थायी शांति में बदल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये दोनों ही पक्ष यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन बातचीत की नींव से विश्वास और भरोसा पूरी तरह से यहाँ गायब होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मध्यस्थता कर रहा पाक भी अच्छी तरह से जानता है। ईरानी प्लेन मेराज के इस्लामाबाद उतरने के दौरान मुनीर और शहबाज के मंत्री के चेहरे से उड़ी हवाइयां ये बताने के लिए काफी थी। हालांकि ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ और आरागची का उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन इस बातचीत को लेकर ईरानी पक्ष शुरू से ही यहाँ सशंकित दिख रहा है। आरागची ने कहा, ईरान पूर्ण अविश्वास के साथ वार्ता में प्रवेश कर रहा है। तो वहीं गालिबाफ ने इस्लामाबाद में बातचीत से पहले कहा, हमारी मंशा अच्छी, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वार्ता के लिए मेजबानी कर रहा है और अपनी छवि चमका रहा है, क्योंकि इस वार्ता में इजराइल शामिल ही नहीं है, जो अभी भी ईरान और लेबनान को खत्म करने की कसम खाए हुए बैठा है। ऐसे में ये पीस टॉक कितना सफल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 10 बिंदुओं पर होने वाली इस वार्ता में हर बिंदु पर दोनों पक्ष अपना दम दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं शांति वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद भी मौजूद है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, अमेरिका अपनी शर्तों पर। और इन सब के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने 2 टूक ये कह दिया कि वो ज्यादा बात ही नहीं करते। मतलब अगर शांति वार्ता के जरिए कोई हल नहीं निकलता, तो फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर ईरान को दहलाएंगे? क्योंकि वार्ता से पहले ट्रंप ने ट्रुथ के जरिए ईरान को फिर धमकी दी कि ईरान के नेता सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा हैं। वहीं जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज पर टोल लगाने को लेकर सवाल किया, यानी अमेरिका ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि अगर शांति वार्ता फेल होती है तो फिर उसे क्या करना है, क्योंकि खबर है कि मिडिल ईस्ट में मरीन और लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करने के साथ ही अमेरिका ने आप देखिए किस तरह से B-2 बॉम्बर समेत अपनी हवाई ताकत का ऐसा नमूना यहां पेश किया था कि लगा था कि ईरान जो है वो चंद दिनों में ही यहां पर तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान में पीस टॉक की बारी आई, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के जहाज को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट करती हुई नजर आई। पहले तो पाकिस्तान के मीडिएटर बनने पर ही दुनिया शक कर रही थी, उस पर से JD वेंस के विमान को सुरक्षा देकर पाकिस्तान ने मामले को और हास्यास्पद बना दिया। दरअसल सीज फायर वार्ता में शरीक होने के लिए JD वेंस का विमान जब पाकिस्तान वायु क्षेत्र के करीब पहुंचा, तो पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने उसे एस्कॉर्ट किया। वेंस के विमान को एस्कॉर्ट करते हुए 5 F-15 के वीडियो भी जारी किए गए हैं। पाकिस्तान इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में जुटा हुआ है। वेंस के विमान को तो एस्कॉर्ट किया ही, वेंस के विमान को उसी नूर खान एयरबेस पर उतारा गया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ध्वस्त कर दिया था। इसलिए आसिम मुनीर खास तौर यहाँ मौजूद थे। अभी कुछ दिनों पहले तक तेल और गैस के राशनिंग में जुटा पाक मीडिएशन के बहाने अपनी छवि चमकाने की कोशिश में है, क्योंकि वार्ता सफल हो या विफल, उससे तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन मौजूद है, लेकिन दौरे से पहले ईरान के स्पीकर बागेर गालिबाफ ने एक तस्वीर पोस्ट की है। उस तस्वीर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि वो तस्वीर उन 160 से ज्यादा बच्चों की है जो कि इजरायली हमले में, अमेरिका के हमले में मारे गए थे। तस्वीरें उस फ्लाइट के अंदर की है जिससे विदेश मंत्री आरागची और ईरानी स्पीकर गालिबाफ इस्लामाबाद जा रहे थे। उस फ्लाइट में खून से सने स्कूली बैग, जूते और उन मासूम बच्चों की तस्वीर थी जो हमले में मारे गए थे। हमले में मारे गए स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए गालिबाफ ने भावुक तस्वीर शेयर की और लिखा कि उड़ान में उनके साथी है। फ्लाइट की हर सीट पर एक स्कूली बच्चों की तस्वीर रखी हुई है। उस तस्वीर के आगे खून से सना वो स्कूल बैग है जिन्हें लेकर वो स्कूल जाते थे। सीट पर उनके जूते भी रखे हुए हैं और श्रद्धांजलि के तौर पर एक फूल रखा हुआ है। गालिबाफ मासूम बच्चों के चेहरों और उनके स्कूल बैग को निहारते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब्बास आरागची भी बच्चों की तस्वीरें देख भावुक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखकर साफ पता चलता है कि ये जख्म ईरान के लिए कितना बड़ा है। ये मासूम 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के सैन्य हमले में मारे गए थे। इस हमले में मिनाब शहर के एक स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया था। वहीं पाकिस्तान के बनने के साथ ही वहां हमेशा से ही सत्ता की जो चाबी है, आप देखिए किस तरह से आर्मी के हाथ में ही दिखी है। पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी आर्मी वहां के हुक्मरानों को चलाती रही है, लेकिन अब तो आसिम मुनीर सीधे तौर पर पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बनने की कोशिश करते हुए नजर आए, और चापलूसी में उनका कोई जवाब ही नहीं है, जिसका सबूत ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ ईरान के प्रतिनिधि से मुलाकात और दूसरी तरफ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिले। इन दोनों तस्वीरों में आपको आसिम मुनीर की चापलूसी नजर आएगी।
पहले जब ईरानी प्रतिनिधि मंडल से मिले तो आसिम मुनीर फौज की वर्दी में थे और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के साथ दिखे। तस्वीरों में देखिए पाकिस्तान के मंत्री पीछे चल रहे हैं जबकि आसिम मुनीर ईरानी विदेश मंत्री के साथ दिख रहा है। वहीं जब नूर खान एयरबेस में अमेरिकी राष्ट्रपति को रिसीव किया तो आसिम मुनीर ने अपना खाल बदल लिया और बूट शूट में नजर आया। अमेरिका के सामने मुनीर केवल फौज का शीर्ष अधिकारी नहीं बल्कि राजनयिक है, जो ये बताता है कि उसके बिना पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार कुछ भी नहीं है, महज एक कठपुतली है। ये दिखलाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र और वहाँ पर चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि का महत्व इतना नहीं बल्कि आर्मी के आगे पूरी सरकार सजदे में झुकी हुई है। तो अमेरिका और ईरान में हुए सीजफायर पर पाकिस्तान खुद ही क्रेडिट लेता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका सरपरस्ती पर नाचने वाला पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि वो मीडिएटर नहीं है बल्कि ट्रंप का बस एक मोहराबर है। पाकिस्तान में अलग ही खेल चल रहा है। ये खेल है आपस में ही तारीफ करने का। ईरान से सीज फायर को लेकर ट्रंप ने शहबाज को मीडिएटर का लॉलीपॉप दिखाया है तो अमेरिकी सरपरस्त शहबाज भी बिना सोचे ट्रंप के जाल में फंस गए। ट्रंप के माइंड गेम से अनजान शहबाज अपने फील्ड मार्शल के साथ तारीफ खेलने लग गए हैं। वहीं सीजफायर पर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका हो या फिर ईरान, अगर वार्ता फेल हो जाती है तो इसका ठीकरा सीधे तौर पर पाकिस्तान पर ही फूटेगा, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने धोखा दिया तो जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की होगी। वार्ता पर पाकिस्तान को ईरान की ये चेतावनी है। अमेरिका का हमला हुआ तो ईरान अपने मिसाइल की दिशा इस्लामाबाद की ओर घुमा देगा। ईरान ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अच्छी है, लेकिन अगर इजराइल फर्स्ट हुआ तो ठीक नहीं होगा। इस्लामाबाद में चल रही बातचीत का नतीजा अमेरिका की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। वार्ता के बीच सबकी नजर फिलहाल वही पाकिस्तान पर टिकी हुई है, क्योंकि इस पूरी डील में पाकिस्तान ट्रंप के मोहरे की तरह काम कर रहा है, जिसे जब चाहे अमेरिका किसी भी तरीके से इस्तेमाल करता रहा है। तो वहीं जहां एक तरफ इस्लामाबाद में वार्ता चल रही है तो वहीं दूसरी ओर सऊदी में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में डबल गेम खेल रहा है, जिसका शिकार वो खुद ही होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के बहाने पाकिस्तान पूरी शिद्दत के साथ अपनी आतंक वाली छवि को दुनिया के सामने अब देखिए किस तरह से आंखों से ओझल करने की कोशिश में जुटा हुआ है, चाहे वो जेडी वेंस के विमान को एस्कॉर्ट करना हो या फिर आप देखिए इस्लामाबाद के होटल सेरेना को कर्ज मांगकर यहां पर चमकाना हो। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से पाकिस्तान के इस इमेज को स्वीकार नहीं करने वाली है। यहाँ तक कि अमेरिका और ईरान भी जो उसकी मौजूदगी में वार्ता के लिए जुटे हुए हैं। भारत में भी एक सियासी धड़ा इसे पाकिस्तान के भारत पर दबदबे के तौर पर देख रहा था, जिसे लेकर अब शशि थरूर ने बड़ी टिप्पणी की है। इसका मतलब नहीं है कि जो भी बुरी चीजें उन्होंने की है, जिसका सबूत देश और दुनिया के सामने पेश किया है। आप सोचिए सिर्फ 26/11 के बारे में जो मुंबई में हुआ नवंबर 2008 में, जिसके बारे में इतने सारे सबूत कई देशों असेंबल करके पूरे दुनिया के सामने रखा है। यह क्या गायब हो जाएगा? हमारी तो इतने साल की इतिहास है, इतने बड़ी सिविलाइजेशन है, हम छोटे मोटे मतलब छोटे मन के लोग के जैसे बात नहीं करना चाहिए इस वक्त। अगर वार्ता सफल रही तो ये दुनिया के लिए अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तब अच्छा होगा जब वो आतंक से नाता तोड़ेगा। और देखिए एक तरफ इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका डेलीगेशन जो है यहाँ शांति वार्ता के लिए पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल लेबनान पर हमले लगातार जारी रखे हुए। हालांकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि लेबनान पर हमले नहीं रुके तो फिर ये शांति वार्ता का कोई भी मतलब नहीं है। भले ही ईरान लेबनान पर हमले रोकने की शर्त रख रहा हो, लेकिन इजराइल ने जो कसम हिजबुल्लाह को मिटाने की खाई है उसे पूरा करके ही वो दम लेगा। और इसका एक और नमूना लेबनान के जाफ्ता शहर से सामने आया है, जहां इजराइल में भीषण बमबारी की गई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक के बाद एक बम बरसाए, जिसके बाद इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा। धमाके के बाद काले धुएं और धूल का गुब्बार आसमान में उड़ता नजर आया। यानी एक तरफ शांति वार्ता के जरिए शांति की उम्मीद की जा रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे वाली तस्वीर दिखा रहा है। और देखिए कुछ घंटों के बाद पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की जनसभाएं होने वाली है। योगी की चुनाव के दौरान 20 रैलियां होंगी और पहले ही दिन वो 3 रैलियां करके बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि योगी जहां प्रचार करने जाते हैं वहां जीत का प्रतिशत 90% से ज्यादा ही रहता है। और ये आंकड़े भी बताते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में सीएम योगी ने 43 सीटों के लिए 31 रैलियां की, जिसमें से 28 सीटों पर जीत हासिल हुई और जीत का प्रतिशत 87% रहा। और अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत दिलाने का जिम्मा सीएम योगी को दिया है। वो पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से सत्ता में है
और बीजेपी इस बार सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र बंगाल भेजने का फैसला किया है। और इससे टेंशन टीएमसी की भी बढ़ेगी क्योंकि वो हवा का रुख बदलना जानते हैं, जैसा दिल्ली में भी हो चुका है। 2025 में दिल्ली में योगी की 14 इलाकों में रैली हुई थी, जिसमें से 11 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और जीत का प्रतिशत करीब 79% रहा। और अब कुछ वैसा ही कमाल पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी योगी और योगी मॉडल की मांग कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में शनिवार का दिन सुपर सैटरडे बन गया, क्योंकि आप देखिए किस तरह से बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह यहां चुनावी सभाओं में हुंकार भरते हुए नजर आए। तो वहीं ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उन्होंने भी यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की, यहां अकेले मोर्चा लिया। पीएम मोदी ने ममता सरकार के शासन पर व्हाइट पेपर लाने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने जहां पूर्व बर्धमान, मुर्शिदाबाद और दक्षिणी दिनाजपुर में सभाएं की, वहीं शाह ने उत्तर 24 परगना में मोर्चा संभाला। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर के केशियारी, उत्तर 24 परगना के तेतुलिया समेत कई जगहों पर जनसंपर्क किया। इसी दौरान पूर्व बर्धमान में अपनी सभा के दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी शासन पर व्हाइट पेपर लाने का ऐलान कर दिया। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी। टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री, इन सभी का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जा सके। तो जवाब में ममता बनर्जी ने यूसीसी और एसआईआर का मुद्दा उठाया। You ignore the democratic rights of the people and SIR is a big scam. It will be proved one day. जाहिर है आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और तेज होगी। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, सियासी संघर्ष यहां बढ़ते ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नदियार और अलीपुर द्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। आरोप यह है कि इन हमलों में टीएमसी से सभी जुड़े हुए लोग शामिल हैं। दरअसल कृष्णानगर में प्रचार के दौरान हुआ, इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। वहीं हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का भी घेराव किया। भारी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता वहीं थाने में बैठ गई। आरोप है कि इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान दो बदमाशों ने अचानक उनकी कार पर हमला कर दिया। वहीं अलीपुर द्वार में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। इस दौरान जब बीजेपी नेता प्रचार कर रहे थे तो सुरक्षा में तैनात गार्ड शील्ड की मदद से उन्हें गार्ड करते दिखे। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई। इसी बीच घायल कार्यकर्ताओं से बीजेपी नेता ने अस्पताल में मुलाकात की। तो देखिए किस तरह से सीज फायर के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना जहाजों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि ईरान हॉर्मुज में कई जगह पर बारूदी समुद्री सुरंगें बिछाने के बाद उसकी लोकेशन ही भूल गया है। यहां तक कि अमेरिकी सैटेलाइट भी अब उसको ढूंढ नहीं पा रही हैं। ऐसे में हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना सीज फायर के बाद भी खतरे का सौदा साबित होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज में बिछाई गई बारूदी समुद्री सुरंगों का पता नहीं लगा पा रहा है। ईरान उनकी लोकेशन तक भूल गया है। तबाही वाले उस बारूद को ना तो ईरान खुद खोज पा रहा है और ना ही अमेरिका की सैटेलाइटें उन्हें ढूंढ पा रही हैं। हॉर्मुज में ईरान की बिछाई गई ये लैंड माइन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने और उसकी इजाजत के बगैर इधर से गुजरने वाले जहाजों को धमाका करके उड़ाने के मकसद से इन बारूदों को समुद्री सुरंगों में बिछाया था। लेकिन अब ये तरीका जी का जंजाल बन गया है। जहां दोनों पक्ष युद्ध रोकने और स्थायी शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं हॉर्मुज पर बिछाए ईरानी बारूद का मुद्दा बड़ा अड़चन बन सकता है। देखिए अगले कुछ ही घंटों के बाद सीएम योगी बंगाल में चुनावी शंखनाद करेंगे, लेकिन इससे पहले ही यूपी के लखीमपुर खीरी में योगी ने 331 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को सौगात देकर चुनाव का एजेंडा पूरी तरह से सेट कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समाज कई विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है और यही वजह है कि योगी ने पाकिस्तान के बहाने बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को साधा, फिर पाकिस्तान के टुकड़े करने की भविष्यवाणी कर दी। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए। इतना ही नहीं बल्कि सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर कर दिया। योगी ने अपने सख्त तेवर से ये साफ कर दिया कि बंगाल में उनके एजेंडे में बांग्लादेश से आए मतुआ समाज के लोग होंगे, साथ ही घुसपैठियों पर भी प्रहार होगा।
क्या बंगाल में टीएमसी अब साधु संतों का अपमान कर रही है? क्या बंगाल में साधु संतों को धमकाया जा रहा है? दरअसल कोलकाता के बीचों बीच मौजूद भोलानंद आश्रम में टीएमसी के गुंडों पर आश्रम के साधु संतों पर धमकाने और जान से मारने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां आश्रम में एक साधु घूमता दिख रहा है। इस बीच टीएमसी के 7-8 कार्यकर्ता अंदर घुस आए। कुर्ता पजामा में मौजूद टीएमसी काउंसलर वहां मौजूद साधु संतों को धमकाता नजर आया। इतना ही नहीं बल्कि साधु संतों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं इस दौरान जब टीएमसी काउंसलर अपने गुंडों के साथ जब वहां से चला गया तो टीएमसी का झंडा लिए एक कार्यकर्ता फिर से उन साधुओं को धमकाता दिखा। वो वीडियो सामने आए और उसके बाद से संत महात्मा यहाँ पर सहमे हुए हैं। क्या कोई पार्टी का झंडा लेकर यहाँ पर ऐसे आ सकता है? वहीं जब हमने वहां मौजूद आश्रम के साधु से इस बारे में पूछा तो सुनिए उनका क्या कहना था। दोपहर को विश्राम कर रहे थे वो लोग, दोपहर को विश्राम कर रहे थे। बस इसका पता उनको पता नहीं क्या किसने क्या खबर दिया उनको, वो आकर के यहाँ पर हुई हल्ला मचाना शुरू कर दिया। फिर टीएमसी के गुंडे केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि वहां मौजूद साधु संतों को भी धमका रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे बंगाल में वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, बाबरी वाले हुमायूं कबीर को एक के बाद एक झटके ही लगते जा रहे हैं। जिस अंदाज में उन्होंने हुंकार के साथ बंगाल के रण में उतरने की बात कही थी, ऐसा लग रहा है कि चुनाव होते होते उनको अपनी पार्टी को ही संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हुमायूं कबीर को एक के बाद एक 3 तगड़े झटके लगे हैं। 1000 करोड़ वाले बवंडर से वो निपट ही रहे थे कि ओवैसी ने उनसे नाता तोड़ लिया और अब उनके एक खास सिपहसालार ने उनका साथ छोड़ दिया। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले हुमायूं की पार्टी आम आदमी यूनियन पार्टी के अध्यक्ष खोबायब अमीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खोबायब अमीन ने अपने इस्तीफे में लिखा कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही, लेकिन मौजूदा हालात और उनकी सामाजिक धार्मिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें इस्तीफा देने का फैसला लेना पड़ा। बंगाल की सियासी हवा बदलने की बात कहने वाले बाबरी वाले हुमायूं के भ्रम का गुब्बारा चुनाव से पहले ही फूटता नजर आ रहा है। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले दक्षिण 24 परगना में हिंसा का खेल एक्सपोज हो चुका है। पुलिस ने यहां के पूर्वी रूपनगर इलाके में जिंदा बमों की बरामदगी की है, जिसके बाद से इलाके में अब सनसनी फैल गई है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि यहां एक घर के अंदर बम बनाने का काम चल रहा है। फौरन पुलिस ने दबिश देते हुए रेड की, जहां से पुलिस को जिंदा बम और बम बनाने का रॉ मटेरियल भी मिला है। हालांकि रेड की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए, तो वहीं जिंदा बमों को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। तो वहीं पुलिस ने दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में एक घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित चॉकलेट बम बरामद किए हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लिया है। चॉकलेट बम एक अत्यधिक शक्तिशाली और शोर करने वाला पटाखा है। ये घटनाएं ऐसे समय में हुई है जब चुनाव नजदीक है। बम मिलने की खबरों ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस पता लगा रही है कि इन बमों का कहां इस्तेमाल होना था। क्या चुनाव के बीच एक बड़ी वारदात की साजिश थी? फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है ताकि बमों वाली साजिश को नाकाम किया जा सके। सत्ता पक्ष और खास तौर पर पीएम मोदी को हमेशा से निशाने पर रखने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी आज आमने सामने थे। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों ही शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बीते संसद सत्र के दौरान एक दूसरे पर जोरदार कटाक्ष करने के उलट दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। महात्मा फुले की 200वीं जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी संसद भवन परिसर गए हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के आने का समय होते ही वो भी अगुवाई करने वाले कतार में खड़े हो गए। ओम बिरला, जेपी नड्डा, वीरेंद्र कुमार, अर्जुन राम मेघवाल, हरवंश के साथ ही विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, फिर सबसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी के पास जाकर रुक गए। प्रधानमंत्री ने राहुल से कुछ पूछा। राहुल ने भी मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कुछ पूछा, जिस पर राहुल गांधी ने फिर सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि सवाल और जवाब क्या थे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन बीते दिनों की कलह या विद्वेष यहाँ नहीं थी। फिर भी 5 राज्यों में चुनावी घमासान के बीच ये मुलाकात और संवाद बहुत खूबसूरत दिखा। राज्यसभा सांसद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने अभी बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि उससे पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है। और अब नीतीश कुमार का नया ठिकाना कहां है, बताते हैं अगली रिपोर्ट में। इस्तीफे से पहले ही सीएम आवास छोड़ने वाले नीतीश कुमार का नया पता अब 7 सर्कुलर रोड होगा।
एक अड़े मार्ग से बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड से सियासत में आगे का रास्ता तय करेंगे। फिलहाल सीएम आवास से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल ये हलचल ऐसे समय हो रही है जब 14 अप्रैल को उनके संभावित इस्तीफे और 15 अप्रैल को नई सरकार बनने की चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि ये केवल एक शिफ्टिंग नहीं बल्कि बिहार के राजनीति के एक बड़े अध्याय के खत्म होने और नए दौरे की शुरुआत का संकेत है। खास बात यह कि अब जिस 7 सर्कुलर रोड आवास में वो रहेंगे वो उनका पूर्व आवास भी रहा है और इससे उनकी यादें जुड़ी है। ऐसे में यहाँ रहते हुए वो बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गुनाह करने वालों पर जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक लगातार चल रहा है। आजमगढ़ हो या फिर प्रतापगढ़, अपराध करने वालों का यहां बुलेट से लगातार हिसाब किया जा रहा है। हिसाब करती है तो अपराधी दर्द से करा उठते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा में वीकेंड नहीं होता। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। हाथरस में पत्रकार हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। 12 घंटे के अंदर हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आजमगढ़ में हुए 2 एनकाउंटर में योगी फोर्स ने लूट और हत्या के मामले में वांटेड 2 बदमाशों का बुलेट वाला इलाज किया। दोनों बदमाशों को लंगड़ा कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल योगी फोर्स ने प्रतापगढ़ में हत्या के एक आरोपी को किया। 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में बदमाशों पर जब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर चल नहीं पाते। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ईडी ने कोलकाता में 2 जगह पर छापेमारी की है। एक तरफ पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर पर रेड हुई, तो वहीं आप देखिए किस तरह से प्रसन्न कुमार रॉय के ऑफिस पर भी छापा पड़ता हुआ दिखाई दिया। और ये उसी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोलकाता में स्थित बंगाल में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के घर की है, तो दूसरी पार्थ के करीबी माने जाने वाले प्रसन्न कुमार के ऑफिस की है। बताया जा रहा है कि ईडी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के साथ एसएससी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति, एसएससी ग्रुप सी और डी कर्मचारियों से जुड़े भर्ती घोटालों की जांच कर रही है और इन मामलों में पार्थ चैटर्जी भी आरोपी है। जिसके बाद ईडी ने चैटर्जी को पेश होने के लिए 3 बार समन जारी किए थे, लेकिन समन मिलने के बाद भी वो पेश नहीं हुए। और अब ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री के नागताला स्थित घर पर रेड कर उनसे पूछताछ भी की है। कार्रवाई के दौरान कई जरूरी दस्तावेज और उपकरण जब्त किए गए हैं। रेड के दौरान पूरे घर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। इधर प्रसन्न कुमार के न्यू टाउन स्थित दफ्तर में भी रेड हुई। प्रसन्न कुमार की भूमिका भी घोटाले को लेकर जांच के दायरे में है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। ईडी ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब बड़ी कार्रवाई की है। रेड के दौरान जो बरामद हुआ उसने जांच एजेंसियों को भी अब सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि इनके ठिकानों में छापेमारी के दौरान कैश का ढेर मिला है, जिसे गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। बताया जा रहा है कि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली और गुरुग्राम से 10 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई, जहां से ईडी को तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख का कैश मिला है। देखिए कैसे रेड में बरामद कैश का अंबार लगा हुआ है। ईडी को तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद हुई है, जिसमें लग्जरी घड़ियां, सोने का हार, सोने के कड़े समेत कई गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई है। कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों से हुई बरामदगी के बाद ईडी ने शिकंजा कस दिया है। जांच में सामने आया है कि अर्थ ग्रुप ने दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन इन प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में श्री राम मंदिर हॉल में प्रस्तावित निकाह रिसेप्शन के विरोध में हिंदू संगठनों के विरोध के ऐलान के बाद अब देखिए किस तरह से पुलिस ने यहाँ कड़ा एक्शन लिया है और शहर का माहौल खराब करने वाले हिंदूवादी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है। ये वही राम मंदिर है जहां निकाह और रिसेप्शन के लिए हॉल बुक किए जाने की बात सामने आते ही बवाल हो गया। हिंदू संघर्ष समिति ने सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए सामूहिक मुंडन का कार्यक्रम तय कर दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन से पहले ही शिमला पुलिस हरकत में आ गई और हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं को उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट कर दिया। इस मामले को लेकर तब बवाल शुरू हुआ जैसे ही यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार के निकाह के बाद रिसेप्शन कराने के लिए बुकिंग की जानकारी सामने आई। हालांकि मुस्लिम परिवार ने यहाँ नॉनवेज नहीं बनाने की बात कही, लेकिन हिंदूवादी नेता नहीं माने और विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। लेकिन पुलिस ने मामला बढ़ने और किसी तरह की हिंसा या टकराव टालने के लिए हिंदूवादी नेताओं को ही हाउस अरेस्ट कर किसी तरह मामले को शांत करा दिया। यूपी के उत्तर
मथुरा में आप देखिए किस तरह से यहाँ यमुना नदी में नाव पलटने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। 10 श्रद्धालुओं की मौत से जुड़े मामले में कई सवाल भी खड़े हुए, जिसमें अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि श्रद्धालुओं ने नाविक के मना करने के बाद भी क्षमता से ज्यादा यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आप देखिए कई लोगों को यहाँ पर परेशानी हुई। कई लोग यहाँ पर सफर करने के लिए आए, जिनका सफर अंतिम सफर बन गया। हादसे से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें हादसे में कई लोग नदी में डूबते नजर आ रहे हैं तो कई लोग तैरकर बाहर निकल रहे हैं। वहीं एक वीडियो हादसे के ठीक पहले का है, जिसमें नाव पर बैठे श्रद्धालु राधे राधे का जप करते नजर आ रहे हैं। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद देर रात तक रेस्क्यू चलता रहा, लेकिन 10 लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस नाव में 32 लोग सवार थे और 10 लोगों के लिए ये मौत का सफर बन गया। इसी नाव में ये नाव 30 फीट से ज्यादा नीचे जाकर दलदल में धंस गई थी, जिसे प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद 3 मशीन लगाकर निकाला। हालांकि नाविक जरूर क्षमता से ज्यादा लोगों के जबरन सवार होने की बात कह रहा है, लेकिन इस वीडियो से ये भी पता चलता है कि नाव में सवार इन यात्रियों में से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है और ये छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का गम इनके परिवारों को दे गई है। बिहार के शिवहर में सरकारी अस्पताल में सिस्टम के बीमार होने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने आम लोगों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की ही पोल खोल दी है। क्योंकि यहां पर एक पुलिस वाले के टूटे पैर पर प्लास्टर की जगह पर कार्टन यानी कि गत्ता ही चढ़ा दिया गया। तो आम आदमी का कैसा इलाज होता होगा समझा जा सकता है। ये शिवहर का सदर अस्पताल है और स्ट्रेचर पर एक पुलिस वाला लेटा हुआ है। अपने घायल साथी को लेकर आए दूसरे खाकी वाले इसी लाचार सिस्टम के पास खड़े हैं। अब जरा इन डॉक्टरों को देखिए, कितनी गंभीरता से इन दारोगा साहब का इलाज करने में जुटा है। अब जरा दारोगा साहब के पैरों को देखिए। अस्पताल में प्लास्टर के लिए कॉटन बैंडेज नहीं है तो क्या हुआ, धरती के भगवान के पास दूसरा जुगाड़ भी है। टूटे हुए पैरों पर कार्टन यानी कि गत्ता ही प्लास्टर की जगह चढ़ा दिया गया, यानी कबाड़ से जुगाड़ कर दिया गया। दारोगा साहब के पैर को बचाने की कोशिश कुछ इस तरह की गई। पर अभी कहा एक दूसरा जुगाड़ भी देखिए। ड्रिप के लिए स्टैंड नहीं था तो डॉक्टर साहब का सहायक हाथों में ड्रिप लेकर खड़ा हो गया। इसी दौरान इलाज की पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बन रहा था, जो वायरल है, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिले की डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के जौनपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर सरकारी गाड़ी में पालतू डॉग को बैठाकर शहर में घुमाया जा रहा है। तो वहीं जैसे ही ये वीडियो सामने आया, उसके बाद इलाके में बवाल मच गया। वही तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है सरकारी गाड़ी, जिस पर एसडीओ लिखा हुआ है। गाड़ी में ड्राइवर मौजूद है, उसके ठीक बगल में एक पालतू कुत्ता बैठा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुत्ते को वहां बैठाया गया है जहां अधिकारी बैठा करते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी शहर के अलग अलग इलाकों से गुजर रही है और कुत्ता पूरी तरह बेफिक्र सीट पर बैठा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं वीडियो पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर सरकारी गाड़ी का इस तरह इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अधिकारी अपने पालतू कुत्ते को शहर में सैर करवा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे लापरवाही से जोड़कर भी देख रहे हैं तो कुछ इसे मजाकिया अंदाज में शेयर कर रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और देखिए, भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने के कितने भी दावे किए जाए, लेकिन जिला अस्पतालों की संवेदनहीनता इन दावों पर सवाल खड़े करती है। यूपी के शामली से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती महिला को मजबूरन अस्पताल के गेट के बाहर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। क्योंकि शामली के जिला अस्पताल में इस गर्भवती महिला को ये कहकर एडमिट करने से मना कर दिया कि अस्पताल में ना तो बेड खाली है और न ही इस वक्त डॉक्टर उपलब्ध हैं। ऐसा पीड़ित महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई मिन्नतें करने के बावजूद भी अस्पताल स्टाफ ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल के गेट के बाहर ही गिर पड़ी। मजबूरन आसपास मौजूद महिलाओं ने चादर की आड़ बनाकर सड़क पर ही डिलीवरी करवाई। वहीं जब सड़क पर डिलीवरी हो गई, तब जाकर अस्पताल स्टाफ हरकत में आया। तब परिजनों का गुस्सा भड़क गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। लापरवाही बरतने वाले अस्पताल स्टाफ के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि ऐसे संवेदनहीन स्टाफ को सीएम योगी क्या दंड देंगे। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, लेकिन सोच इतनी बड़ी जो कि चर्चा का विषय बन गई है। बुरहानपुर का बोरसर गांव खुद को गाली मुक्त गांव घोषित कर चुका है, जहां अपशब्द बोलने पर सजा तय की जाती है। गाली दोगे तो 500 रुपए का फाइन या फिर 1 घंटा पूरे गांव की सफाई करनी होगी।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर इस गांव ने एक अनोखी पहल शुरू की है, गाली मुक्त गांव। यहाँ नोटिस में साफ साफ दिख रहा है कि अगर किसी ने गाली दी तो 500 रुपए जुर्माना होगा या फिर 1 घंटे तक झाड़ू लगानी पड़ेगी। गांव के सरपंच और एक युवा ने इस मुहिम की शुरुआत की है। इनका मानना है कि गाली बड़े विवाद की वजह बन जाती है। अब पूरे गांव में करीब 20 पंचों की टीम निगरानी करती है और हर वार्ड में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। करीब 6000 की आबादी वाला ये गांव अब संस्कार की मिसाल बन गया है। इलाज के लिए अस्पताल गए एक चोर ने डॉक्टर के ही मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। ये मामला महाराष्ट्र के वाशी का है, जहां पर एक डेंटल क्लिनिक पहुंचे चोर ने इस घटना को अंजाम दिया और ये चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जहां चोर ने उसका इलाज करने वाले डॉक्टर को भी नहीं बख्शा। ये चोर नवी मुंबई के वाशी में डॉक्टर पोले के स्माइल लाइन डेंटल क्लिनिक आया हुआ था। शायद वो दांत के अपने दर्द से परेशान था, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के चेंबर में दाखिल हुआ, वहाँ टेबल पर रखे मोबाइल को देख उसका दर्द गायब हो गया। आसपास किसी को ना देख चोर की चोरी की हसरत जग गए और उसके दिमाग में चोरी करने की प्लानिंग तेज हो गई। हालांकि चोर के हाव भाव को देखकर के साफ लग रहा है कि उसे चेंबर में सीसीटीवी होने की जानकारी थी। वो अपनी पर्ची को टेबल पर बड़ी सफाई से मोबाइल के ऊपर रखता है, जिससे वो इलाज के लिए अपनी पर्ची रख रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो पर्ची वापस उठाने लगता है और साथ में पर्ची के नीचे छिपा हुआ मोबाइल भी। और फिर बेहद शातिर तरीके से पर्ची के नीचे मोबाइल को छिपाए वो घूम जाता है और क्लिनिक से आराम से बाहर निकल जाता है। लेकिन सीसीटीवी ने उसकी होशियारी और हरकत का राज खोल दिया।